जो सभी लोग जानना चाहते हैं, ये युद्ध कब खत्म होगा? ये एक मकड़ी के जाले की तरह हो गया। इस तरह लोग इसमें देश उलझ गए और जबरदस्त ईगो क्लैश हो रही है जो राज्याध्यक्ष देशाध्यक्ष है। तो अमेरिका का दबदबा कैसा रहेगा? जिस पोजीशन पे वो आ गए हैं उनको आर पार की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अच्छा सर, ग्रहों की कोई ऐसा संयोग नजर आ रहा है जो आपको लगता हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति ला सकता है? कोई ऐसा ग्रहों का खेल नजर आ रहा है? हाँ, ऐसी विषम परिस्थितियां जो हैं अगले कुछ महीनों के अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हुई है जहां अनसर्टेनिटी है, जहां पर सिर्फ लोगों को डर लग रहा है। लोग सोच रहे हैं कि अब आने वाले समय में और क्या कुछ देखने को मिलेगा। 2026 जैसे ही शुरू हुआ, हमने बहुत कुछ इस 2026 में देखा। हम अभी भी लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी ये डर है कि क्या आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, या आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये पॉडकास्ट आपको डराएगा नहीं, बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि बाकी पॉडकास्ट की तरह ही पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूं, आपको डराऊंगी या फिर आपसे कहूंगी कि बहुत कुछ ऐसा होने वाला है, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए। कुछ मत करिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट ऐसा होने वाला है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताया जाएगा जो सच है। ऐसी प्रिडिक्शंस होंगी जो एक्चुअल में होने वाली हैं। और जिस गेस्ट को मैं अपने साथ लेकर आई हूं ना, मतलब हाल ही में जो उनकी प्रिडिक्शंस थी ना 2025 में, जो उन्होंने 26 को लेकर की थी, वो सब कुछ हम होते हुए देख रहे हैं। तो चलिए फिर देर किस बात की है, बहुत सारी प्रिडिक्शंस उनसे लेनी है और बहुत सारी उनकी जो प्रिडिक्शंस उन्होंने की उन पर बात करनी है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश कथुरिया जी हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सर कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छी हूँ, और सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि 25 में जो आपने प्रिडिक्शंस की थी 26 को लेकर, वो एक्चुअल में अब हम होते हुए देख रहे हैं। आपने मतलब जो जो कहा था ना, सटीक सब कुछ वैसा ही है सर। मतलब मैं तो देखकर शॉक्ड हूँ कि कोई इतना भी सही बता सकता है। ये माँ सरस्वती की कृपा है। बिल्कुल सर। तो आज भी मैं बहुत सारी प्रिडिक्शंस आपसे लेने वाली हूँ, और इसके साथ साथ मतलब जो आपने की थी मैं उन पर भी बात करूंगी, क्योंकि जो हम हालात देख रहे हैं ना सर इस वक्त देश के, तो लोगों के अंदर डर है कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और हटने को कोई भी तैयार नहीं है। ना ईरान हटने को तैयार है और ना अमेरिका हटने को तैयार है। बहुत सारे सवाल है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि 26 में सभी ने कहा सर कि ये सूर्य का साल है। अभी साल सिर्फ 1/4 पार्ट ही हमने देखा है, अभी हम बस शुरू ही किया है हम लोगों ने। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का युद्ध हो रहा है। सबसे पहला सवाल सर, जो सभी लोग जानना चाहते हैं, ये युद्ध कब खत्म होगा? विघ्न हर्ता सुख करता सिद्धि विनायक के चरणों में नमन करते हुए हम आज का पॉडकास्ट प्रारंभ करते हैं। और जो युद्ध चल रहा है और जो परिस्थितियां हैं, ये एक मकड़ी के जाले की तरह हो गया है। इस तरह लोग इसमें देश उलझ गए हैं और जबरदस्त ईगो क्लैश हो रही है जो राज्याध्यक्ष हैं, देशाध्यक्ष हैं। मतलब वो एक तरह से व्यक्तिगत दुश्मनी पे आ गए हैं। देशों की दुश्मनी होती है, लेकिन देशाध्यक्षों की व्यक्तिगत कभी नहीं होती थी। ये पहली दफे देख रहे हैं कि एक दूसरे को मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो इस तरह से हैं कि अभी मीन राशि में शनिदेव जी विराजमान हैं और ये जून 2027 तक रहेंगे। 2.5 साल रहते हैं शनिदेव जी एक राशि में। ये भचक्र की अंतिम राशि है। मीन जो है जल तत्व की राशि है। इसमें अभी सूर्य विद्यमान है, मंगल विद्यमान है। भयंकर जो अंगारक योग बना हुआ है। सूर्य और शनि परम शत्रु हैं। मंगल और शनि भी परम शत्रु हैं। मंगल और सूर्य मित्र हैं। यानी इस समय राजा और सेनाएं, मंगल सेनापति प्रजा की, यानी जो शनि वो प्रजा है, वो भयंकर पीड़ित है। इनके जो कहते हैं ना, जो गलत कार्यों से, गलत डिसीजन से बहुत ज्यादा पीड़ित है जनता। और ये
जो डायरेक्टली पीड़ित हैं, जिनके ऊपर बम फट रहे हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन जो दूर के देशों में हैं, वो जो एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे ऑयल, गैस, पेट्रोल, एलपीजी, उनकी शॉर्टेज की वजह से परेशान हो रहे हैं। और उनकी शॉर्टेज हो रही है, रेट बढ़ रहे हैं, तो हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। यानी देखा जाए तो ये इस समय लगभग लगभग सारा विश्व पीड़ित है, लगभग, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। और इस समय राहु जो है वो कुंभ राशि में अपने ही नक्षत्र शतभिषा में चल रहा है, और केतु जो है वो सिंह राशि, जो राजा की राशि होती है, उसमें वो अपने ही नक्षत्र मघा में चल रहा है, और ये चलेगा 5 दिसंबर 2026 तक। और ये बड़ा लंबा पीरियड है। और ये दोनों क्रूर ग्रह हैं जो आप दिखते नहीं हैं। यानी ग्रह की जो स्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो अदृश्य हैं, दिख नहीं रही हैं, जिनके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और इन सब परिस्थितियों को, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं लगता कि युद्ध जल्दी रुकेगा। ये युद्ध लंबा चलने वाला है। और इसमें जो समय है 18 अप्रैल से 25 अप्रैल, यही इसी अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूं, बहुत कुछ भयंकर आप देखेंगी दुनिया में होते हुए, जैसा हमने कभी सोचा नहीं वैसी जो आप देखेंगे कि भयंकर चीजें हो रही हैं, विस्फोट हो रहे हैं, और बहुत ही जो है, जो परिस्थिति जनता के लिए, विश्व के लिए खतरनाक है। सर, अमेरिका की तरफ से जैसे अभी ये कहा जा रहा है, अभी डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को हम कभी भी खत्म कर सकते हैं, वो कल भी हो सकता है, मतलब वो कभी भी ऐसा कर सकते हैं। तो क्या ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो पूरी तरह से खत्म कर दें? जी हाँ, देखिए, इंसान का दिमाग भी है ना, वो ग्रहों से ही कंट्रोल होता है। और उनका सिंह लगन है, ट्रंप साहब का वृश्चिक राशि है, और लगन के अंदर ही, उनके सिंह लगन के अंदर ही गोचर कर रहा है केतु। और केतु, मैंने जैसे बताया, केतु अपने नक्षत्र में, राहु अपने नक्षत्र में, तो उनके बिल्कुल लगन में, यानी उनकी खोपड़ी में घूम रहा है केतु, हर सिंह लगन वालों। और वो चूंकि इतनी बड़ी पोजीशन है उनकी, वो धरती के सबसे बड़े राजा हैं, तो उनकी खोपड़ी जो है घूम रही है, सटक गई, जिसमें कहते हैं ना अब्सेंस ऑफ रैशनल थिंकिंग। तो ये वो जो कह रहे हैं वो घटित होने का चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा। और वो कई बार तो ये कह रहे हैं कि मैं ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दूंगा। यानी पुराने जमाने में जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी लाखों साल पहले, तो पत्थरों से लोग खेलते थे, पत्थरों से आग जलाते थे, एक दूसरे को पत्थर से मारते थे। आजकल भी बहुत लोग पत्थरबाजी करते हैं। तो वो जो कहते पाषाण युग में पहुंचा देंगे, यानी बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये किसकी तरफ इशारा है? सीधा सीधा एटम बम की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ एक चीज मेंशन करूंगा, जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुई, खत्म कैसे हुई? जापान में नागासाकी पे 6 अगस्त 1945 को एटम बम डाला यूएस ने, और 9 अगस्त को नागासाकी पे, और 6 को हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। उससे खत्म हुई क्योंकि वो सरेंडर कर गया। और वही स्थिति इस बार भी दिखती है। 1945 को जोड़िए, 1 9 4 5 टोटल आएगा, और 2026 को जोड़िए, टोटल 1, सूरज का नंबर, सूरज का साल। और उसके बाद जब हमारे सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा कि सर, आपने जो थ्योरी दी E=mc², means energy cannot be created, energy cannot be destroyed, but can be transferred from one form to another form. उस बेस पे एटम बम बना, थ्योरी आपने दी, और उसने सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत कर दिया। बहुत लोग मरे उसमें। अब आप क्या देखते हैं कि अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वार हुई तो वो कैसी होगी, उसमें क्या होगा? तो बड़े गंभीर हो गए, और उन्होंने कुछ सोच के बोला कि थर्ड वर्ल्ड वार का जो आपने क्वेश्चन किया है, उसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा। मुझे नहीं समझ आ रही। इतने बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं। हाँ, मुझे एक बात समझ आ रही है
कि फोर्थ वर्ल्ड वार कैसी होगी। बड़े हैरान हुए, थर्ड का नहीं समझ आ रही, फोर्थ का आ रहा है। सर बताइए, जल्दी बताइए। कहते जो फोर्थ वर्ल्ड वार होगी वो पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टेटमेंट है। अच्छा। और आज स्टेटमेंट सुनिए ट्रंप साहब की, मैं इनको पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, स्टोन एज इंग्लिश में कहते हैं। दोनों टैली हो रही हैं। बिल्कुल। तो बात कहां जा रही है? तो जो संभावनाएं हैं वो बहुत भयंकर हैं। परमात्मा इन लोगों को सद्बुद्धि दे, वरना विनाश के कगार पे दुनिया खड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अगर हम देख रहे हैं इस वक्त ईरान कह रहा है कि वो भी हार नहीं मानने वाला। मतलब अमेरिका तो अपने उस पे चल ही रही है, जो ट्रंप साहब इस वक्त अपने रवैये पर चल रहे हैं, लेकिन ईरान भी हार नहीं मान रहा। ईरान कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार मैं भी नहीं मानूंगा। तो क्या लगता है कि पीछे कौन हटेगा दोनों में से? देखिए, ईरान को पिछले कई सालों से परस्यू किया जा रहा था कि आप एटॉमिक बॉम्ब की तरफ मत बढ़िए। इससे क्या होगा कि जिनमें ग्रेविटी है ना, एटम बम अगर उनके पास है तो वो उनकी जो कहते हैं ना कस्टोडियन है, तो उनमें ग्रेविटी है, वो उसको संभाल लेते हैं। जैसे आज तक की मानव हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार एटम बम चला है, यूएसए ने चलाया, उसके पास उसमें किसी और के पास था भी नहीं। दे आर द इन्वेंटर। उसके बाद तो नहीं चला। परिस्थितियां देखिए, 25 साल युद्ध हुआ वियतनाम का, वहां एटम बम डाला जा सकता था खत्म करने के लिए, नहीं। कोरिया युद्ध में नहीं डाला इन्होंने। यानी उनमें ग्रेविटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन ये जो कंट्री है ईरान वगैरह, इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा पिछले साल थोड़ा हुआ, तो हर पाकिस्तानी बोलने लगा था हम एटम बम फेंक देंगे इंडिया पे। मजाक है। मतलब वहां का जो मदरसा छाप, जो ठेले वाला, पान वाला, मतलब ये लोग भी बोल रहे हैं, मतलब ये ग्रेविटी है तुम्हारी कंट्री की। तो वहां कभी अमेरिका के किसी इस तरह की किसी जनता ने बोला हम एटम बम किसी पे फेंकेंगे? तो ग्रेविटी होनी चाहिए। रशिया ने कभी बोला? आज तक फेंका भी नहीं है। फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, इनके पास दे आर एटॉमिक पावर, और हमारे पास भी है। बिल्कुल। हमने भी कभी नहीं कहा। तो ग्रेविटी होनी चाहिए। तो वो देश, विश्व की जो शांति है उसके लिए खतरा था, उसको समझाया गया, एडामेंसी दिखाई, नहीं माने, वार्निंग दी, नहीं माने। उसी का अंजाम है ये युद्ध। और ऊपर से वो इजराइल पे अटैक करवा रहे थे, हमास की फंडिंग करके, हिजबुल्लाह की, हुती की, सारे आतंकी जो ग्रुप हैं पाले तो इसी ने हुए थे, ईरान ने, आज भी उनको फंडिंग करता है। तो ये पीछे नहीं हट रहा है। यानी ये उनको मजबूर कर रहा है कि वो अल्टीमेट एक्शन लें। क्योंकि अगर नहीं लेते हैं, इनके पास काफी इनरीच्ड यूरेनियम है जो कि एटम बम के लिए यूज होता है। वो कहते हैं 65% तक इनरीच है, अराउंड 90+ चाहिए इनरिचमेंट के लिए, उसके बहुत ये पास में है। तो इनकी जो एडामेंसी है वो इनको ले डूबेगी, और उसके साथ ही बाकी लोगों को भी ले डूबेगी। और वो दिन मुझे ज्यादा दूर नजर नहीं आते हैं, जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है। अच्छा सर, युद्ध की जो ये पूरी स्थिति हम इस वक्त देख रहे हैं, इसमें यूनाइटेड नेशन का जो रोल है वो कहीं से कहीं हमें समझ में नहीं आता है। क्या 2026 में कोई नई ग्लोबल संस्था उभर सकती है? देखिए, यूनाइटेड नेशन का रोल होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो इंटरनेशनल जो है मॉनिटरिंग है, एक तरह से वर्ल्ड के जो अफेयर्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनके ऊपर उसकी नजर होती है, और वो उसको सुलझाने की, पैसिफाई करने की कोशिश करता है। इसलिए वो इतनी बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी फंडिंग होती है उसके मेंटेनेंस के लिए। लेकिन उसका जो रोल है पिछले 2-3 साल से बहुत ही नेग्लिजिबल है, और इसके लिए उनको ब्लेम किया जाना चाहिए विश्व स्तर पे, और दे डिजर्व इट। और ये बिल्कुल डेड अभी हो गई है। इनको इंटरफियर करना चाहिए था, इनको मीटिंग करनी चाहिए थी देशाध्यक्षों के साथ, इनको सुलझाना था। वो अपना रोल नहीं अदा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये साल खत्म होते होते कुछ कंट्रीज इसको छोड़ भी दें। जब आप यूजलेस हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, साल में एक जो मीटिंग करनी है सिर्फ फॉर्मल, उसके लिए लोग आएंगे, तो वो कोई मतलब नहीं। उसका कुछ रिजल्ट पॉजिटिव मिलना बहुत जरूरी है। ट्रंप साहब एक और बात कह रहे हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है, इसमें अगर अमेरिका जीत जाता है तो हमारा दबदबा रहेगा। लेकिन अमेरिका की अगर हम देखें तो कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं अमेरिका से, या लोगों के वहां का कहना है कि वो खुद ही ट्रंप के साथ नहीं है। वो ट्रंप को कह रहे हैं कि इनकी बुद्धि सनक गई है, इनका दिमाग खराब हो गया है, और इसी वजह से इस तरह के एक्शन ले रहे हैं। तो अमेरिका का दबदबा कैसे रहेगा?
अमेरिका का दबदबा हमेशा से रहा है दुनिया पे, और इस समय उसको ईरान ने चैलेंज कर दिया है। और वहाँ की जनता प्रबुद्ध है, वहाँ यूएसए की जो आम जनता है बहुत जागरूक है, दूसरी जगह से ज़्यादा जागरूक है और देशभक्त है। वो देख रहे हैं कि हम इसमें इंटेंगल हो गए। जो मेन इनका कन्फ्लिक्ट था इजराइल और अरेबियन कंट्रीज का था, उसमें हम इंटेंगल हो गए, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी इकोनॉमी अफेक्टेड हो रही है, उनके लोग मारे जा रहे हैं और महंगाई वहां बहुत बढ़ रही है। इसलिए वो ट्रम्प को कहते हैं कि हम क्यों इस युद्ध में हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो सांप छछुंदर की है, ना उगले बने ना निगले बने। जिस पोजीशन पे वो आ गए हैं उनको आर पार की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, यहां से वो बैकफुट पे नहीं जा सकते। ये जो आज की सामरिक महत्व है, स्ट्रेटेजी है, तो अभी तो वो पीछे नहीं हट सकते। इस वार का फाइनल डिसीजन होना ही है, वंस फॉर ऑल। सर जैसे कह रहे हैं कि इस युद्ध की वजह से भारत में भी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डगमगा रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। जैसे हमने देखा सिलेंडर का कितना क्राइसिस हुआ, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ये युद्ध जो है ये जल्दी नहीं खत्म हुआ तो भारत में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखिए, आज जो है ना, हमारे सनातन में सतयुग से ही कहा गया है वासुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। वहां कुछ हो रहा है मुझे क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। तो इसमें हर कंट्री अफेक्टेड हो रही है। हमारे शिप भी रुक रहे थे, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी वाइज है, इतनी दूरदर्शी है, इतनी कमिटेड है कि वो एक तरह से इम्पार्शल रह रही है, और ईरान ने सिर्फ हमारे जो शिप हैं उनको अलाउ किया है। तो हमारे यहाँ अभी ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन शॉर्टेज तो अल्टीमेटली अगर वहाँ से ही प्रोडक्शन अफेक्टेड हो गई बम्बार्टमेंट की वजह से, तो कैसे आएगा। तो इसका विपरीत प्रभाव हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितनी दूसरी कंट्रीज पे पड़ेगा। हमारे इकोनॉमी पे कंपेरेटिवली कम पड़ेगा। और जैसे अभी हमारे लोग फॉरेन से रेमिटेंस भेजते हैं, जब वहां उनका बिजनेस या नौकरी ही खतरे में है, तो फिर वो रेमिटेंस कैसे आएगा, ये बात है। तो यानी भारत को बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं, मतलब जैसा हम देख रहे हैं, जैसे लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि भाई बहुत सिलेंडर की कमी हो गई, आने वाले टाइम में दूध की भी कमी होने वाली है, ये भी एक बड़ी अफवाह चली। नहीं, जमाखोरी की जा रही है। थोड़ी कमी तो हो सकती है, लेकिन उसको अफवाहों से ज्यादा किया जा रहा है। और इसमें भी हमारी सरकार ने भी कहा है, अच्छे नेताओं ने भी कहा है कि अपोजिशन को इसमें अपनी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। देश हित का मामला है और फॉरेन रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जो हमारे अपोजिशन है बड़े मतलब कुतर्की हैं, और वो सिर्फ अपने वोट बैंक को और देश को बर्बाद करने की बात करते हैं। ये बड़ा दुखद है। बहुत जिम्मेवार एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन होनी चाहिए कि कब किस तरह से एक्ट करना है। शेयर मार्केट को लेकर अगर मैं पूछूं सर, क्योंकि हमने देखा कि शेयर मार्केट, जैसे लोग कह रहे थे 2025 में कि 26 में शेयर मार्केट बूम पर जाएगा, वो नजर नहीं आया। शेयर मार्केट में बड़ी उथल पुथल हुई, करोड़ों लोगों यानी कि करोड़ों पैसे जो हैं वो लोगों के डूब गए हैं। 2026 सूर्य का साल है, तो जिन लोगों का पैसा डूब गया है, दिलाएगा या अभी इंतजार करना होगा? देखिए, ऐसा मैंने 2025 के नवंबर में ही एक पॉडकास्ट में कहा था कि 2026 में जबरदस्त क्रैश आएगा शेयर मार्केट में, और 2026 में किसी को शेयर मार्केट से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और वो बिल्कुल घटित हो रहा है। और अभी जो विश्व में परिस्थितियां हैं, ग्रहों की परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए आम पब्लिक को बहुत सावधान रहना है और शेयर मार्केट से दूर रहना है। 2026 में इसका कोई बड़ा रिवाइवल नहीं होगा, साइडवेज थोड़ा बहुत कुछ होगा, तो इसमें सावधानी अपेक्षित है। कोई नई इन्वेस्टमेंट को तो बिल्कुल नहीं सोचें, सावधान रहें, अपने पैसे को संभाल के रखें। हाँ, 2026 के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं वो अभी हमें 6 महीने बाद पता लगेगा कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। लोगों को क्रिप्टो में पैसे लगाने चाहिए अभी 26 में या नहीं लगाने हैं? क्रिप्टो, देखिए, क्रिप्टो की करेंसी कभी किसी ने देखी है? बताइए। नहीं। क्रिप्टो करेंसी से कभी आपने एक
पानी की बोतल भी खरीदी है? नहीं। यानी ये जो है एक इमेजिनरी करेंसी है, इनविजिबल है। तो अब इस पे इनविजिबल प्लेनेट हमारे कौन से हैं? राहु और केतु। और ये हमेशा उल्टे चलते हैं। जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उसमें चंद्रमा और सूर्य हमेशा सीधे चलते हैं, ल्यूमिनरिज्म प्रकाश है उनमें, और राहु और केतु हमेशा उल्टे चलते हैं। सोचिए क्या विरोधाभास है। और बाकी की जो 5 प्लैनेट हैं वो टाइम टू टाइम रिट्रोगेट होते हैं, उल्टे चलते हैं। मोस्टली वो लोग सीधे ही चलते हैं। अब ये उल्टे चलने वाले, ना दिखने वाले प्लैनेट, उनके ऊपर ये करेंसी है। और इस समय ये अपने अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। हो सकता है कि अगस्त तक क्रिप्टो में थोड़ा उसका रेट बढ़े, इंप्रूवमेंट दिखे, लेकिन फिर दिसंबर के बाद उसका डाउनफॉल आएगा। ये हमने जो राहु केतु की मूवमेंट से उसको देखा है। गोल्ड को लेकर क्या कहेंगे सर? क्योंकि हमने देखा कि गोल्ड जो है लगभग लगातार बढ़ ही रहा है, मतलब कम तो होने से रहा। तो आने वाले समय में आम आदमी गोल्ड खरीद पाएगा या फिर नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि रेट तो लगातार गोल्ड के बढ़ ही रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले साल के पॉडकास्ट में बताया था, उसमें लगभग 90,000 या 1 लाख के बीच में चल रहा था। मैंने उसमें भी टारगेट दिया था कि 1,60,70,000 तक जाएगा। वो जाके थोड़ा करेक्शन आया, अभी वही 1.5 लाख ऐसा कुछ चलता है, मैंने देखा था। तो ये अभी रहेगा स्टेबल साइडवेज, क्योंकि गुरु 2 जून से अपनी उच्च राशि कर्क में आ रहा है। और गुरु जो है सोने का कारक है, गुरु अपने आप में सोना है। तो वो जो है थोड़ा उसका भाव बढ़ सकता है। फिर उसके बाद वो और ये पूरा सीधा चलेगा, गुरु कर्क राशि में पूरा का पूरा मार्गी चलेगा और अतिचारी चलेगा। तो बहुत अच्छे प्रभाव तो इसके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब ये 31 अक्टूबर को सिंह में जाएगा, फिर ये जो रेट थोड़े बड़े होंगे उनको स्टेबल रखेगा। फिर ये जनवरी में, शायद 25 जनवरी को सिंह राशि में रिट्रोग्रेड होगा। अच्छा, 2027 में। और 2027 की 13 अप्रैल को ये पुनः कर्क राशि में आएगा, रिट्रोग्रेड चलेगा। तो ये सारा मूवमेंट जो जुपिटर का बताता है कि जो सोने के भाव हैं उनमें फ्लक्चुएशन काफी देखने को मिलेगी। और ये आप सच कह रही हैं कि आम जनता की रेंज से तो बाहर हो गया है। अभी डिपेंडेंसी जो है इमिटेशन ज्वेलरी पे ही रखनी पड़ेगी जनता को फंक्शंस के लिए। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब आम आदमी की, कहते हैं ना, जैसे आम आदमी की थाली से ही गायब हो गया सोना, बिल्कुल अब नहीं खरीद सकते लोग। वो बात हो गई। बिल्कुल। वो उसके बजट से बाहर हो गया। अच्छा सर, अभी जिस तरह से युद्ध का दौर है, ये युद्ध चल रहा है, तो इसमें लोगों को कंफ्यूजन है कि हमें निवेश कहाँ करना चाहिए, पैसा कहाँ लगाएं, सोने पर लगाएं, क्रिप्टो पर लगाएं, जमीन पर लगाएं, कहाँ लगाएं पैसा? ये वाकई बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, जो कि हर एक के साथ जुड़ा है। हर एक की जो जितनी भी रेंज है, जितनी भी हैसियत, उस हैसियत में वो इन्वेस्ट और सेविंग करता और करनी भी चाहिए। अब जमीन का चंक लेना, उसके लिए हैवी अमाउंट चाहिए। भाई शेयर तो 50 रुपए वाला है, आप आज एक भी खरीद सकते हैं, 50 रुपए में भी खरीद सकते हैं, 50 की इन्वेस्टमेंट हो गई। और सोना चांदी, फिर जो है आपके पास ETF आ गए हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट है, कुछ तो बैंक की FD में होने चाहिए। वो भी जो लोग बहुत ज़्यादा सक्षम हैं, जिनको बड़ा नुकसान होने से भी फर्क नहीं पड़ता, उस क्लास को छोड़ दीजिए। वरना एक जो हमारी मिडिल क्लास है, मान लीजिए उसके पास 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा, जो तो मैं ये सजेस्ट करूंगा 5 लाख रुपए तो बैंक में FD की जाए। और वो भी एक बैंक में नहीं, 2-3 बैंक में, अलग अलग फैमिली के अलग लोगों के नाम से। और बाकी जो है उसमें जो है गोल्ड और सिल्वर के कुछ ETF से 20%, 2 लाख के, 10 लाख में से 2 लाख के। बाकी जो ये बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड हैं, प्रूवन 25-25 साल से हैं, उनमें देखिए उनके भाव भी नीचे आए हुए हैं, कुछ उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। यूं स्प्लिट करके अगर करेंगे तो मान लीजिए कहीं झटका भी लगा तो FD तो हमारी पूरी सेफ है,
और गोल्ड के ETF थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे 10%। और जो म्यूचुअल फंड है वो इन दी लॉन्ग टर्म उनकी जो है ना कंपाउंडिंग होती है, वो बड़े अच्छी रिटर्न देते हैं और मैंने भी लिए हैं। अच्छा। ये सबने लिए हैं। म्यूचुअल फंड में लॉन्ग पीरियड जैसे मोर देन 10 ईयर्स आप रुके रहे तो 15-18% के बीच के भी रिटर्न आ जाते हैं, विच इज मिरेकलस। अच्छा। 15% का मतलब आपके हर 5 साल में पैसा 2 गुने से ज्यादा हो रहा है। तो मान लीजिए आपने 2 लाख लगाए, 5 साल में वो 5 लाख हो गए, 10 साल में वो आपके 12 लाख हो गए, आप लगाए 2 लाख ही हैं। 15 साल में आपके पता लगा कि वो 22-23 लाख हो गए। तो बहुत अच्छी रिटर्न आ जाती हैं। तो अच्छे किसी म्यूचुअल फंड में आप लगाइए, तो इस तरह से स्प्लिट करेंगे ना तो मैं आपको एश्योर करता हूं आपका नुकसान तो नहीं होगा। शेयर मार्केट में मत लगाइए बस इस साल। बिल्कुल, इस साल के लिए सबको समझा रहा हूं मैं। शेयर मार्केट में मत लगाइए। अच्छा सर, क्या इस साल मतलब ये पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो आर्थिक मंदी देखने वाले हम लोग? अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, बड़ा विस्फोट हो जाता है, तो वो सारे विश्व को प्रभावित करेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट से ही ऑयल एंड गैस की मेन सप्लाई है। तो ये वैश्विक मंदी की तरफ बहुत जबरदस्त इशारा है। अच्छा। आपका बहुत सटीक सवाल है ये, क्योंकि इसमें गहरे भेद छुपे हुए हैं, अदृश्य बात शक्तियां काम कर रही हैं, क्योंकि राहु केतु अपने नक्षत्र में बहुत ज्यादा अंदर अंदर षड्यंत्र भी रचा रहे हैं और ऐसी चीजें सामने आएंगी जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। अच्छा, मतलब जो आपने कभी प्रेडिक्ट ही नहीं की होंगी वैसे। एग्जैक्टली। अच्छा। जो है ना, लोग अचंभित रह जाएंगे और बड़े बड़े स्कैंडल जो छुपे हुए हैं वो भी खुल के सामने आएंगे। अच्छा। पूरे संसार में हर जगह। तो सर भारत की अगर बात करें तो ये जो पूरा युद्ध चल रहा है इसमें हमने एक भूमिका देखी कि भारत जो है अपना रोल प्ले नहीं कर रहा कहीं पर भी। भारत बिल्कुल साइड में है, ना वो ईरान की तरफ से है, ना कोई उनका ट्वीट है, ना कुछ है। मतलब किसी भी तरह से भारत इस युद्ध से बचा हुआ है। तो आने वाले समय में अगर भारत इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या लगता है भारत की स्थिति कहाँ नजर आ रही है? मैं बताता हूँ। भारत सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अच्छा। आप ये समझ रहे, रोल नहीं प्ले कर रहा। हाँ। देखो, एक एटम बम फटा था। हाँ। 1945 में। उस बात को 80 साल हो गए। और एक गाना मैं बताता हूँ, ये भी 60-70 साल पुराना गाना है। मैं छोटा सा था, सुना करता था। और जो आज की लीडरशिप है वो भी मेरे उम्र की है, ये मेरे से 2-4 साल बड़ी है। मैं सुनता था तो वो लोग भी बच्चे थे, वो भी सुनते होंगे। वो गाना बड़ा, एक एक शब्द आज के दिन, वो 70 साल पुराना गाना आज इतना सटीक है। और मुझे ध्यान भी आ गया कि उसको लिखा है महान गीतकार भरत व्यास ने। अच्छा। उसमें कि बहुत बड़े देशभक्त गीतकार थे। उन्होंने गाना लिखा, उसकी लाइनें मैं कुछ बोलता हूं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो हम अपनी भी जिम्मेवारी समझते हैं कि बच्चों का एड्रेस किया जाता है। अगली लाइन तो सुन के आप दंग रह जाएंगी। वो क्या कह रहे हैं? एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, तुम हर कदम उठाना जरा देख भाल के, इस देश को रखना। तो आज हमारी लीडरशिप हर कदम देखभाल के उठा रही है। सबसे बड़े एक्शन में तो हमारा देश और लीडरशिप है। और ये सत्य है कि एटम बम के धमकी दी जा रही है ना। ईरान इसी बात की धमकी देता था कि बना के मैं सबको मारूंगा। उसी वजह से युद्ध हुआ। और बारूद के ढेर पे बारूद तो बरस रहा है। मतलब मैं उस महान गीतकार को धन्यवाद देता हूं, सैल्यूट करता हूं। और इस गीत के आधार पे हमारी विदेश नीति आज चल रही है। हमारा युद्ध नहीं है ये उनका युद्ध है। उनका युद्ध है। हाँ,
हम मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं क्योंकि हमारा सिद्धांत है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। पूरी सद्भावना मोदी जी के हर एक के साथ है कि कोई निर्दोष पीड़ित ना हो। और कुछ तो वो उनकी इस बात की इमेज है जो कि ईरान जैसा देश हमें जो है हमारे शिप नहीं रोक रहा है। अमेरिका भी बाद में जो डील हुई काफी हद तक ठीक हो गया। मिडल ईस्ट में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसको हमसे नाराजगी हो इस बात पे। तो इस समय जो हम जो एक्शन ले रहे हैं ये एक्शन दी बेस्ट एक्शन एंड दी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी का उदाहरण है और एक एक कदम संभाल के रख रही है हमारी लीडरशिप। हमारी लीडरशिप को भी सैल्यूट है। अच्छा, पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान सामने आता है सर। वो कहते हैं कि अगर ईरान इजराइल की तरफ से उन पर हमला होता है तो वो भारत पर हमला कर देंगे। ईरान इजराइल की तरफ से अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो वो हम पे हमला कर देंगे। तो वही दुर्बुद्धि है। जो दुर्बुद्धि पिछले साल मैंने मेंशन की कि हर कोई कह रहा था फेंक देंगे एटम बम भारत पे, बिल्कुल वही सोच है उनकी। वो मदरसा साहब ही सोच है उनकी और वही रहेगी। और अगर वो सोच रहे हैं कि वो हम पे हमला कर देंगे, हमारे 24 हिंदुओं को मारा था पहलगांव में धर्म पूछ के, उसके बाद उन्होंने अंजाम देखा नहीं है। वो तो हमने लिहाज की, हम लोग बहुत दूरदर्शी हैं, 4 दिन में हमने उसको सेटल कर लिया। हमारा जितना नुकसान किया था उससे ज्यादा हम उनको नुकसान दे के बैठ गए। हम चाहते उसमें उनका सर्वनाश भी कर सकते थे। और अगर ऐसी कोई हिमाकत की उन्होंने, तो हमारी जो जनता एकजुट है, लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, हमारी सेनाएं बहुत मजबूत हैं। तो फिर वो नक्शा ढूंढते रहेंगे अपना। ऐसी गलती उनको मैं सुझाव देता हूँ ना करें। अच्छा सर, ग्रहों की कोई ऐसा संयोग नजर आ रहा है जो आपको लगता हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति ला सकता है? कोई ऐसा ग्रहों का खेल नजर आ रहा है? हाँ, ऐसी विषम परिस्थितियां जो हैं अगले कुछ महीनों के अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। अच्छा। पर उसमें मैंने कहा ना, हम एकजुट हैं, सेनाएं बहुत मजबूत हैं और वो अपना विनाश अगर खुद करना चाहते, कहते हैं अपने पैरों पे कईयों को कुल्हाड़ी मारने की आदत होती है। अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो अपने पैर कटवा बैठे। बिल्कुल। अच्छा सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई एस्ट्रोलॉजर्स ने जो है वो प्रेडिक्शन की है कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है? वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और बहुत शक्तिशाली होके करेंगे, जैसा कि आज चल रहा है। अच्छा। मैं नहीं, उस आपकी बात को मैं एलोबरेट करूंगा। हाँ। 2029 में प्रचंड बहुमत से फिर जीतेंगे। अच्छा। बट कंडीशन से अप्लाई। मैं यहाँ उसमें थोड़ा सा, मैं अपने नए रिसर्च के आधार पे उसमें थोड़ा सा इफ बट लगा रहा हूं। हाँ। कि 2027 में मार्च अप्रैल में इलेक्शन होंगे यूपी के और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे योगी आदित्यनाथ, बीजेपी। अच्छा। और फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन 2027 की जुलाई में ही हमारी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो नए राष्ट्रपति की जरूरत होगी हमारे देश को। और हो सकता है कि जो पार्टी है बीजेपी वो ऐसी सलाह करे और उनको रिक्वेस्ट करे मोदी जी को कि अब आप जो है प्रेसिडेंट के लिए आगे आइए। तो उस केस में उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे ये नहीं, ऑप्शन से वो हायर पोस्ट के लिए जाएंगे और उस समय फिर प्रधानमंत्री चाहिए अगर मोदी जी इस्तीफा देते हैं तो योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है। अच्छा। यानी अगले साल के मई से जुलाई के बीच के जो भारी परिवर्तन है हमारी राजनीति में, मोदी जी राष्ट्रपति बन सकते हैं और मोदी जी राष्ट्रपति बनते हैं तो योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और फिर जो योगी जी के नेतृत्व में 2029 का पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा जाएगा, जीत फिर प्रचंड होगी। ये आप क्लिपिंग दिखा दीजिएगा मेरी उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। ये पत्थर पे लकीर है। मतलब योगी आदित्यनाथ के आपको लगते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के योग हैं? बहुत ज्यादा। अच्छा। उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, जो उनका जनता के साथ तालमेल है और जो उनके ग्रह बोलते हैं, वो लंबी रेस के घोड़े हैं। मतलब ये 2 प्रेडिक्शंस आपने कर दी हैं कि 27 का चुनाव भी वो जीत रहे हैं और हो सकता है आने वाले समय में हम प्रधानमंत्री के रूप में भी उनको देख सकते हैं।
क्योंकि लोग बार बार कह रहे हैं कि वो मोदी जी कार्यकाल हाँ, पूरा कर नहीं, exactly. ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। हाँ। मोदी जी कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन देश हित में एक बेटर डिसीजन लेके वो आगे की पोस्ट पे चले जाएंगे। अच्छा। अगर उसको आप कहते हैं कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए तो वो गलत स्टेटमेंट है। कार्यकाल तो वो पूरा कर ही रहे थे, उसी को आगे बढ़ा दिया हायर स्टेज पे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम बंगाल पे शिफ्ट करते हैं सर, क्योंकि बंगाल का भी चुनाव है और ऐसे में ममता बनर्जी तो फुल फ्रेज में है कि आना मुझे ही है। उधर बीजेपी कह रही है कि नहीं, इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ हम आ रहे हैं। तो बंगाल में क्या नजर आ रहा है? हाँ, नहीं, सत्ता बंगाल किसकी? की बात तो करेंगे, आप भी तो बंगाल से हाँ, आती हैं। बिल्कुल। हाँ, तो बताइए क्या होने जा रहा है बंगाल में? देखिए, थोड़ी सी ममता बनर्जी की कुंडली पे मैंने रिसर्च की हुई है। अच्छा। पिछले कुछ सालों से उनकी कुंडली मेष लगन की बनती है, 1 नंबर से। और हमेशा जब हम वैदिक से लाल किताब में कन्वर्ट करते हैं ना, तो 1 नंबर से ही कुंडली को एज्यूम किया जाता है, बाकी प्लेनेट जहां है वहीं रहते हैं। तो ये नेचुरल वे में काल पुरुष की कुंडली लेके आई है। अच्छा। 5 जनवरी 1955 का इनका जन्म है। तो इनके जो 2 पंच महापुरुष योग बहुत जबरदस्त है, और ये कॉम्बिनेशन हर 55 से 60 साल के बाद बनता है कि उस समय गुरु भी उच्च का था कर्क राशि में, और वो इनके चौथे पक्के घर में था। क्योंकि अपने आप ये पक्के घरों की कुंडली बन गई है। जब भी 24 घंटे में 2 घंटे के लिए मेष लगन तो आई गई, रोज आएगा। तो उस समय जो पैदा हुए वो पक्के घर लेके आए हैं। वैदिक और लाल किताब वहां कंसाइड नेचुरल वे में हुई है। तो चौथे पक्के घर में जब उच्च का गुरु बैठा है, हंस योग बनाता है। अच्छा। और कहते हैं ऐसा जातक इंद्र पद पाता है। तो एक स्टेट का सीएम होना इतने लंबे समय तक इंद्र पद के ही वही कह सकते हैं आज के दिन, माइथोलॉजी से कनेक्ट करेंगे। उसके पहले ये सेंट्रल कैबिनेट में थी। और दूसरा, सप्तम भाव में 7th हाउस में उच्च का तुला राशि का शनि बैठा है। बहुत पावरफुल है। 7वां हाउस हस्बैंड का भी होता है, वाइफ का होता है, और पब्लिक का होता है। तो पब्लिक तो इनके साथ जुड़ी हुई है बहुत। लेकिन 7वें घर में बैठा हुआ शनि शादी नहीं होने देता। नहीं हुई है, मैं वेरिफिकेशन दे रहा हूं इनकी कुंडली की। और 7वें घर का मालिक शुक्र जो है 8वें में बैठ गया। 8वां खड्डा है, और दाम्पत्य सुख शुक्र देता है। तो इनकी शादी ना तो शनि ने होने दी, ना शुक्र ने होने दी। दोनों ने मिलकर शादी नहीं होने दी इनकी। लेकिन जनता में बहुत अच्छा। 91 में इनकी लगती है महादशा गुरु की। तो 91 से शुरू हुई, 2006 या 7 तक वो चली। उस दौरान इनका राइज शुरू हुआ, आप रिकॉल कीजिए। और इन्होंने 96-7 आते आते अपनी कांग्रेस से तोड़ के अपनी पार्टी टीएमसी बना ली। उसके बाद ये एमपी का इलेक्शन, अपना इलेक्शन ये नहीं हारी एमपी का कभी भी। एमएलए का हारी है नंदीग्राम से, पर वो नहीं हारी। तो ये सेंट्रल कैबिनेट में आई, खिचड़ी सरकार जो थी। उसके बाद अटल जी की सरकार में ये मिनिस्टर रही। उसके बाद जब यूपी की सरदार जी की, मनमोहन सिंह जी वो पीएम थे, तो ये उनके साथ मिनिस्टर थी। और ये 2011 तक थी। तो 2007 में जैसे ही महादशा खत्म होती है गुरु की महादशा ने इनको इंद्रपद दे दिया, काफी राइज दे दिया। उसके जस्ट बाद शनि की महादशा शुरू होती है। शनि भी राजयोग में है प्रबल, यानी कंटिन्यूटी में ये इतनी लकी रही। और ये कॉम्बिनेशन हर 55-60 साल में बनता है कि दोनों ग्रह उच्च के होते हैं एट ए टाइम। और वो अगर हम 2007 से गिने 19 साल, 2026 हो गया, कंप्लीट हो गई वो 19 साल भी। और इसमें इंद्र पद पे रही, नो डाउट। जो चाहा किया, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मतलब हाइट देखिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बंगाल जा रही हैं और ये इग्नोर करके बैठी हैं। उनको रिसीव नहीं करना, उनको एक प्रोटोकॉल है, डेकोरम, उसको तोड़ दिया। मतलब ये बिहेव कर रहे हैं कि एज इफ बंगाल इज ए डिफरेंट कंट्री, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वी डोंट बॉदर फॉर यू। जनता बंगाल की बहुत प्रबुद्ध है। वहीं से स्वामी विवेकानंद आते हैं, वहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते हैं, वहीं से रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं। ये वो बंगाल है। बंगाली इस बार इनको माफ करने वाले नहीं हैं। इन्होंने इतनी गलतियां की हैं, इतनी बदतमीजी, जिसको बोलते हैं ना छिछोरापन, उस पे उतर आई है। ऐसे लीडर की हमें जरूरत होती नहीं। इस बार बंगाल देख, अब आगे बताता हूँ, अभी बात पूरी नहीं हुई। अभी तो मैं लॉजिक और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करता हूँ। 2026 की फरवरी में इनकी शनि की महादशा हो गई खत्म। अच्छा। यानी जो 16 और 19, 35 साल इन्होंने एकदम एक छत्र कर लिया। और आप देख रहे हैं पिछले
साल 1.5 साल से ये उलझन में है और ये बिल्कुल बौखलाई हुई हैं, जिनकी आप बातें सुनिए, जिस एक्शन देखिए, बॉडी लैंग्वेज। और अब इनकी महादशा शुरू हो गई है बुध की। बुध इनके 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है, जो अकारक है। कहते नहीं, ये तो नकारा है, इससे क्या उम्मीद करनी। यानी कुंडली में भी ऐसा होता है, कौन सा प्लेनेट नकारा है तो उससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। और वो 9th हाउस में बैठा है, गुरु के घर, राशि धनु में, और साथ में राहु और सूरज बैठा है। जबरदस्त पितृ दोष है, वो एक्टिवेट हो गया है। और ये क्लियर दिखा रहा है कि इस बार ये मुंह की खाएंगी, बुरी तरह हारेंगी। 100 सीट भी ले जाएं तो मुझे हैरानी होगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है, ये अपनी सीट भी हार रही है। अच्छा, जी हाँ, नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जब आपके राजनीति में लॉजिक नहीं है, आप तुष्टीकरण में किसी भी हद तक नीचे गिर सकती हैं, तो फिर लोग कहेंगे आप गिरी ही रहो, हम आपको उठने नहीं देंगे। ये बात। यानी कि इस बार जो है बंगाल का चुनाव ममता नहीं जीत रही है, ये आपकी प्रेडिक्शंस हैं। बुरी तरह से हार रही, बुरी तरह, अपनी सीट भी हारेंगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं आप, क्योंकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को जो है 2026 में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ होने वाला है ये बताइए, और सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा। देखिए, वहाँ स्टालिन साहब जो हैं रूल कर रहे हैं, और उनके सामने जो उनके अपोनेंट हैं, के पलानीसामी वो हैं। और जो इनकी डेट मिलती है, बर्थ डेट स्टालिन साहब की 1 मार्च 53 है, 1/3/1953। और पलानीसामी की जो है 12 मई 1954। इनकी जो कैलकुलेशन की है, तो मिस्टर स्टालिन इस बार हार रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का पूरा योग है, और दूसरी पार्टी सामने जो है वो आ रही है। अच्छा, बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है सर ये। हार रहे हैं इस बार, सत्ता परिवर्तन है तमिलनाडु में, क्योंकि जनता इनसे भी परेशान आ चुकी है। यानी सत्ता परिवर्तन का पूरा इशारा जो है वो तमिलनाडु में नजर आ रहा है। जी हाँ, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अब तमिलनाडु के बाद असम की बात मैं आपसे करूंगी, क्योंकि असम का चुनाव भी जो है वो बिल्कुल नजदीक है। तो असम का चुनाव परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि असम में भी बहुत कुछ चल रहा है। अभी हेमंत बिस्वा को लेकर अलग अलग तरह की जो है प्रतिक्रिया लोगों की आनी शुरू हो गई है, कि उनकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो हेमंत बिस्वा शर्मा आएंगे या जाएंगे? कांग्रेस गंभीर आरोप भी लगा रही है उनके ऊपर। देखिए, इलेक्शन के टाइम पे आरोप प्रत्यारोप होते हैं, हमेशा होते हैं। बिल्कुल। और मैंने कहा ना, राहु केतु झूठ बुलवाते हैं अपने अपने नक्षत्र में, तो वो तो झूठे भी होते हैं। मतलब झूठे सच्चे मिक्स चलते हैं, आप उनको एनालाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम है। हर एक का टारगेट है किसी भी तरह जनता को गुमराह करके वोट ले लो और सत्ता में आ जाओ, उसके बाद देखेंगे। तो इसलिए वो झूठे आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेमंता बिस्वा बहुत स्मार्ट, डेडिकेटेड जो हैं, देशभक्त हैं, और असम के लिए जो उन्होंने किया है वो गजब किया, क्योंकि असम में मैं लगभग 10 साल रहा हूँ। अच्छा। और उनके ही क्षेत्र में रहा हूँ, अपर असम, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, इसी एरिया में रहा हूँ। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से असमिया, मेरे बड़े दोस्त भी हैं काफ़ी, आज भी टच में है फ़ोन पे, और मैं वहाँ बहुत रहा हूँ। तो मैंने वहाँ की चीज़ों को समझने की भी कोशिश की है। तो उनके जो इसमें ग्रिप है और जो वर्किंग है, और जो माइनॉरिटी हिंदुओं को तंग कर रही है, मतलब माइनॉरिटी को तो हम बेनिफिट दे रहे हैं और माइनॉरिटी मेजोरिटी को मार रही है, तंग कर रही है, और वो घुसपैठी है। उनको देश से कोई मतलब नहीं है, उनको यहाँ एक्सप्लॉइट करना है, और यहाँ के जो मूल निवासी उनको तंग करना है। और उसके ऊपर जो हेमंत बिस्वा बहुत स्ट्रांग है, उसको पूरा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लंबी रेस के घोड़े हैं, ये मैं बता दूं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये इलेक्शन तो ये प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। आपका सवाल सिर्फ इस इलेक्शन पे, ये 2031 का भी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। क्लिपिंग दिखा दीजिएगा। अच्छा। और उसके बाद ये लगभग 2050 तक हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स में की पोजीशन पे कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। अच्छा, मतलब आपने 2031 तक का बता दिया है, उसके आगे 2050 तक। हाँ। क्योंकि फिर सेंटर में जाएं, कहाँ जाएं, क्योंकि पार्टी में वो तो चेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन ये लंबी रेस के घोड़े हैं, और 2050 तक
ये भारतीय राजनीति में अपना पूरा पूरा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, जिससे देश को और जनता को बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, विपक्ष की अगर मैं बात करूं सर, जैसे राहुल गांधी हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए या ममता बनर्जी हो गई, ये विपक्ष के चेहरे हैं। तो विपक्ष में कोई नया चेहरा है जो सत्ता में बड़ी चुनौती दे सकता है, या इन विपक्षी नेताओं की कुंडली में कोई सत्ता का योग आपको नजर आता है? देखिए, ये जो है लाइमलाइट में तो रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में है और काफी टाइम से है, और वो तो खानदानी है, गांधी जिसको बोलते हैं। तो ये अपनी सीट निकाल लाते हैं, अपोजिशन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। क्योंकि आपको देखिए ना, लॉजिक देखिए कि किस तरह की बातें करते हैं। अब जब भी राहुल गांधी चलेंगे, भारत में यात्रा निकालेंगे, उनके साथ सोरेस चल रहा है। सोरेस जो है डीप, जिसको बोलते हैं ना डीप स्टेट, उसका बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है पूरे वर्ल्ड में, और बहुत से हैं। तो डीप स्टेट का क्या होता है कि हर कंट्री को डिस्टेबलाइज करना है, उनकी इकोनॉमी को शटर कर देना है, और उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको डैमेज करना है। अगर राहुल गांधी उन लोगों के साथ चलते हैं तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ के लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल सही। आप लॉजिक पे भी जाइए। बाकी कुंडली तो जो है सो है, उनकी राहु की महादशा चलती है, वो 8th हाउस में है। 8th हाउस का राहु बहुत ज्यादा स्ट्रगल देता है, डिप्रेशन देता है, और मैंने हजारों कुंडलियां देखी, कई बार तो ऐसा होता है ऐसा बंदा सुसाइड कर जाता है, इतना डिप्रेशन में चला जाता है। तो 8th में राहु बैठा है। 2nd हाउस में इनके केतु झूठ बुलवाता है। तो हमें लॉजिक और एस्ट्रोलॉजी और देश काल परिस्थिति सबको समझ के आगे बढ़ना है। बिल्कुल। अच्छा, क्या अखंड भारत का जो सपना है वो कभी पूरा हो सकता है सर? क्योंकि 1947 में अंग्रेजों ने पाकिस्तान बना दिया, मतलब पूरी तरह से अगर हमने देखा तो हमारी कुंडली में विभाजन दोष जैसा कोई दोष अभी भी एक्टिव है? देखिए, हम सिर्फ अंग्रेजों को नहीं कह सकते। इसमें 3 बड़े एलिमेंट थे, अंग्रेज, नेहरू जी और जिन्ना। तो जो औरंगजेब और औरंगजेब का बाप ना कर सका, हिंदुस्तान के टुकड़े ना कर सका, जो धर्म के नाम पे कोई देश ना बना सका, यानी जो वो ना कर सके बाप बेटा, वो इन लोगों ने कर दिखाया। तो औरंगजेब तो इनके सामने काफी छोटा लगता है। तो आप सिर्फ अंग्रेजों को मत कहिए, 3 एलिमेंट थे। हमें हिस्ट्री को प्रॉपर समझना होगा। और अब इसको एकजुट करने की बात हो रही है। पहली बात तो इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना, उसका एक हिस्सा वो था जो आज है पाकिस्तान, पंजाब वाला, सिंध वाला। दूसरा ये बंगाल वाला था, जो बंगाल कट के बना। जब वो दोनों इकट्ठे ना रह सके, धर्म जबकि सेम है, पाकिस्तान की उधर की सेना ने आके बांग्लादेश जो बना, उसके पहले जो ईस्ट पाकिस्तान था, किस तरह से अपने मुसलमानों को मारा, महिलाओं के साथ रेप किया, दुर्व्यवहार किया। तो जब वो इकट्ठे ना रह सके, तो अब इन परिस्थितियों में ये सोचना कि हम अखंड भारत बना लेंगे, हमें प्रैक्टिकल देखना होगा। नॉट पॉसिबल एज ऑन डेट। अच्छा, कुछ प्रेडिक्शन सर भारत की मुझे लेनी है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो है धर्म को लेकर बड़ा बवाल मचता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम देखते हैं जैसे अभी हनुमान जन्मोत्सव गया, उस वक्त हमने हर जगह पर बड़ी हाहाकार देखा कि कोई जो है मस्जिद पर चढ़ गया। कई बार हम देखते हैं कि कुछ मुस्लिम हैं जो अगर हम शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी करने लगते हैं। तो इस तरह का माहौल अभी हमें और कितने समय तक देखने को मिलेगा भारत में? देखिए, जब तक वो अपनी सोच ठीक नहीं करते, ये जो कंट्री है सनातन की है। मोहम्मद साहब यहाँ पैदा हुए थे? नहीं ना। नहीं। खुदा साहब यहाँ पैदा हुए? नहीं ना। ये जो श्री राम की धरती है ये। हाँ, ख्वाजा साहब यहाँ पैदा हुए? नहीं हुए। वो दूसरे देश से आए थे। उनका एक हमें डैमेज करने का ही मकसद था। ये भगवान श्री राम की धरती है, भगवान श्री राम कृष्ण की धरती है। जो हमारे भगवान कृष्ण हैं, भगवान शेरा वाली माता है, ये उनकी धरती है। तो जब दूसरे जगह के लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनको वो मानते वो यहाँ के हैं ही नहीं, तो उनका इस देश पे बराबर का हक कैसे हो सकता है? लॉजिकली बात। तो जो मूल निवासी है, पहला हक तो उसका होगा, और वो आपको यहाँ पालते हैं। आपका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देख लो, और यहाँ के मूल निवासियों को देख लो, और आपको सब्सिडी भी देते हैं, महीने महीने राशन भी दे रहे हैं जो गरीब हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान भी दे रहे हैं। फिर उनके धर्म पे आप पत्थर मारोगे
तो अपनी कब्र तो खुद ही खोद रहे हो। बिल्कुल आखिर कब तक वो सहेंगे और क्यों सहेंगे? बिल्कुल। भाई मेरा बाप महान है, तुम उसको जय करो, तुम्हारा बाप जो है उसको तो हम मानते ही नहीं है। ऐसे नहीं चल सकते। ऐसे नहीं। जब तक अपनी सोच प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तुम 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में या मिडाइवल एज में नहीं रहे हो, तो 21st सेंचुरी है। आपको उस हिसाब से सोचना ही पड़ेगा। आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, फॉरगेट। हमारी पुस्तक में भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत दूसरों की पुस्तक में भी लिखा है, लेकिन वो उस समय देशकाल परिस्थिति रही होगी, उन्होंने लिख दिया होगा। लेकिन आज देशकाल परिस्थिति क्या है, आप उसके हिसाब से ट्यून अप नहीं होंगे तो ना तो आप आगे बढ़ेंगे ना देश आगे बढ़ पाएगा। और इस तरह की जो तकलीफें होंगी, दंगे आप करेंगे, उसके काउंटर बैलेंस होंगे, उससे सभी परेशान रहेंगे। और ये जो नीचे 4 हैं ऊपर 72 हैं, ये भूल जाइए, ये सब फालतू की बातें हैं, ये मूर्ख बनाने की बातें हैं। बिल्कुल। अच्छा, भारत में जैसे हमने देखा सर कि कोरोना आया था, तो क्या ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम पे कोई ऐसा वायरस या ऐसी कोई वैश्विक बीमारी जिससे हम निकले हैं, कुछ ऐसा नजर आ रहा है? इसमें जो परिस्थितियां दिख रही हैं कि जब मंगल वृषभ में आएगा, और ये वृषभ में आएगा लगभग जून में, तो उसकी जो चौथी दृष्टि है वो केतु पे जाएगी। और मंगल की दृष्टि जब केतु पे जाएगी, वो केतु अपने ही नक्षत्र में है। और उस समय हमारे जो सनातन परंपरा है उसके हिसाब से पुरुषोत्तम मास चल रहा होगा। 17 मई से लेके 15 जून तक पुरुषोत्तम मास है। अधिक ज्येष्ठ मास है इस साल, जो गर्मी बहुत देता है। ज्येष्ठ का महीना सबसे गर्म माना जाता है, तो वो बहुत गर्मी देता है। और उस समय इसकी मंगल भी गर्म है, केतु पे दृष्टि जाएगी और केतु अपने नक्षत्र में, तो ये अदृश्य वायरस की तरफ इशारा करता है। अच्छा, कोई महामारी, वायरल हो सकती है ये। सर, अब मैं आपसे एक ऐसी फ्यूचर प्रेडिक्शन चाहती हूँ जैसे लोग जिस पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन होना ही है, वो होकर रहेगा। जो इसमें विषम परिस्थितियां हैं, इस तरह की जो बातें हैं उस तरफ इशारा करती हैं। और हो सकता है कि वर्ल्ड मैप पे चेंजेस हो जाएं। अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है मेरे पॉडकास्ट में अब तक की। ये वर्ल्ड मैप में ही चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको देश के लोगों को कोई वार्निंग देनी हो सर, तो वो क्या देंगे? मैं अपने देश के लोगों को यही प्रार्थना करूंगा कि वो एकजुट रहें, देश को मजबूत बनाएं, अपने धर्म जाति से ऊपर उठे। नेशन इज फर्स्ट। और जो भी लोग इस देश में रहते हैं, इस देश को अपना माने, उसके लिए अपना तन मन धन समर्पित करें, ना कि ईरान के लिए धन अपना भेजें। ये भी बहुत देखा है। हाँ, ईरान आपको जो है कुछ नहीं देने वाला, तेल देता है, उसके पैसे लेता है। तो अपने देश के लिए वो धन खर्च कीजिए जिसमें आप रहते हैं, और अपने देश की जय कहना सीखिए, अपने देश के प्रति ईमानदार रहिए, और देखिए हमारा देश कहाँ से कहाँ जाएगा। हो सकता है अगले 4 साल में हम विश्व गुरु भी होंगे, और हम दूसरी अर्थव्यवस्था होंगे, और बड़ी सैन्य शक्ति होंगे, और बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर की हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगी, और हमारे जो खेतों में अनाज लहलहाएगा, हमारे खिलाड़ी बहुत आगे बढ़ेंगे, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो इतनी होगी कि हम उसका पड़ोसी देशों में एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। सड़कें हमारी आज ही इतनी सुंदर हो गई, तो अगले कुछ सालों में और क्या होंगी। हमारा यातायात बढ़ेगा। तो आप एकजुट होइए, देखिए देश कहां से कहां जाएगा। बिल्कुल। हर एक का कर्तव्य है, हर एक को अपना कंट्रीब्यूशन देश के लिए देना है। बिल्कुल। अब एक छोटा सा सर रैपिड फायर में आपके साथ चाहूंगी कि 1 लाइन आंसर्स हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉडकास्ट तो बहुत अच्छा हुआ है, ये रैपिड फायर और भी अच्छा हमारा जाएगा। सर, 2026 में इंडिया के लिए ग्रोथ या स्ट्रगल? ग्रोथ। क्या किसी बड़े नेता का डाउनफॉल आने वाला है? विश्व में आने वाला है, हमारे देश में नहीं। अच्छा, क्या नया पॉलिटिकल फेज सरप्राइज करेगा? हमारे देश में जो गवर्नमेंट स्टेबल है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बनने की डायरेक्शन में है, यस और नो? यस। क्या 2026 में वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है? बनी हुई है। चीन या अमेरिका, कौन ज्यादा पावरफुल रहेगा फ्यूचर में? अमेरिका।
क्या जॉब्स और मुश्किल होने वाली हैं? यस। क्या मिडिल क्लास पर प्रेशर बढ़ेगा? यस। गोल्ड अभी हाई जाएगा या लो होगा? अभी स्टेबल रहेगा, कुछ टाइम बाद हाई जाएगा। अभी 2026 में रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहने वाला है, अच्छा या बुरा? ये ग्रहों की जो स्थिति है इसमें भी जो है तनाव है, तनाव है। लोगों को लव मैरिजेस 2026 में करनी चाहिए या नहीं? अवॉइड करनी चाहिए। अवॉइड करनी चाहिए। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे सबको बहुत सारे आंसर्स मिल गए हैं सर, क्योंकि जिस तरह का आपका पॉडकास्ट है ना, मैंने मतलब जब आपका इससे पहले वाला पॉडकास्ट प्रेडिक्शन वाला देखा तो मुझे लगा कि नहीं, आपने जो जो चीज़ें बोली थी वो हमने एक्चुअल में होती हुई देखी हैं। तो इस पॉडकास्ट में भी आपने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर बैठेंगे, क्योंकि यूपी का चुनाव, तमिलनाडु, असम, अभी बहुत कुछ आपने प्रेडिक्ट किया है, तो वो सब कुछ जब होगा तो मैं फिर आपके साथ ज़रूर बैठूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।